हम लोग मौजूद हैं गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर रोड पर प्रजापति धर्मशाला में, जहां पर मारुति सुजुकी मजदूर संघ के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। विचार गोष्ठी की विषय वस्तु है नई श्रम संहिताएं और मजदूरों के अधिकार, और इसमें तमाम मजदूर नेता, मजदूर साथी, अलग अलग फैक्ट्रियों के, अलग अलग शहरों के और तमाम तरीके के बौद्धिक लोग, कई सारे वकील लोग, हाई कोर्ट के इत्यादि इत्यादि यहाँ शामिल हैं। और मोदी जी ने जो नई श्रम संहिताएं लाई हैं, जिसमें 40 से 50 तक जो पुराने श्रम कानून थे उनको समेटकर 4 श्रम संहिताओं में सीमित कर दिया गया है। इससे मजदूरों में एक आक्रोश है, आंदोलन की भावना है, और इस विषय वस्तु को, इस नई श्रम संहिताओं को समझने समझाने के लिए यह गोष्ठी का आयोजन है। आप बने रहिए मजदूर समाचार के साथ। हम गोष्ठी में हिस्सेदारी कर रहे तमाम मजदूर साथियों और बौद्धिक साथियों से आपकी बातचीत भी कराएंगे। धन्यवाद। और चंद दिनों में जब हम इकट्ठे होकर दिखाएंगे तो ये घुटनों के बल पे आएंगे। इस बात की जो है 100% सहमति है। तो मैं अवतार जी देखूंगा जो आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल फेडरेशन के बारे में आप एक प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, तो उसके बारे में सोचें। और असेंबली में एक कंपनी की होती है तो उसमें लाखों ही नहीं, मैं समझता हूँ कि कम से कम करोड़ों लोग इससे जो है ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन वो समय आपका परिचय? मेरा नाम श्यामवीर है, मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र से हूँ, गुड़गांव में। जब आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं तो कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों की, क्या कार्यक्रम था? ये जो 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिताएँ आई हैं, उसके बारे में अभी वर्कर्स को, उनके लीडर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। तो जितना इसके बारे में प्रचार हुआ, जितनी बातें हुई कि मजदूर विरोधी 4 जो श्रम संहिताएँ हैं, उन्हीं पे चर्चा करने के लिए मारुति सुजुकी मजदूर संघ ने आज अपने लीडर्स के एक सेमिनार रखा था या वर्कशॉप रखी थी कि ये 4 जो मजदूर विरोधी श्रम संहिताएँ हैं, इनमें क्या मजदूर विरोधी है और आगे इसके खिलाफ आज जो स्थिति है, आज ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मजदूर आंदोलन पीछे गया है। शासक वर्ग ने जो दिया था वो छीना जा रहा है, और जो छीना जा रहा है, मतलब मिला हुआ कुछ जो है छीना जा रहा है, तो उसके बारे में मजदूर जो है चर्चा करेगा ही कि भाई मिला हुआ क्या था और छीना क्यों जा रहा है, और आगे इसका जो है कैसे मुकाबला किया जाए। आप इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से, आपसे संबंधित जो यूनियन है उनकी तरफ से और क्या व्यापक आगे तैयारियां हैं इन श्रम संहिताओं के विरोध की। या देखिए, हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं कि श्रम संहिताओं में मजदूर विरोधी चीज़ें क्या हैं, उसको लेके बुकलेट निकाली है, पम्फलेट निकाले हैं, विचार गोष्ठी की है। इससे पहले वेल्स उनका यूनियन ने एक 4 श्रम संहिताओं पे विचार गोष्ठी की थी, और 23 मार्च को ब्लैक डे जो है उसकी घोषणा की। मज़दूरों ने काले बिल्ले बांध के जो है काम किया। उससे पहले लास्ट ईयर 28 तारीख को भगत सिंह के बर्थडे पे उन्होंने लाल पट्टी बांध के काम किया इन श्रम संहिताओं के विरोध में। बात यह है कि जो श्रम संहिताओं में जो प्रावधान किए गए हैं, हड़ताल को लेके जो प्रावधान किए गए हैं, मजदूरों को संगठन बनाने को लेके जो प्रावधान किए गए, वो वही प्रावधान है जो 1928 में जो असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल जो पेश किए गए थे, वही सारी चीज़ें उसमें की जा रही हैं। तो मजदूरों को कि भाई इतिहास में क्या अधिकार हमको मिले थे और आज क्या छीना जा रहा है, उसको लेके हम जो है एक तो प्रचार कर रहे हैं, और जितनी ताकत है उतनी ताकत से हम लोग जो है उसके खिलाफ संघर्ष भी कर रहे हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन के नेताओं को लेके एक गुड़गांव में हम लोगों ने मजदूर किसान पंचायत की थी कि भाई किसानों के ये मुद्दे हैं, मजदूरों के ये मुद्दे हैं, दुश्मन कामन है, साझा मिलके लड़ाई लड़ी जाए। देखो, लड़ाई बहुत कारपोरेट से है, बहुत बड़े शासन सत्ता से है, कारपोरेट की सत्ता से है, तो उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसमें जो एकजुटता है, उसमें जो मजदूरों की जागरूकता है, मजदूरों के जो सहयोगी कौन है, ये मजदूर लड़ाई लड़ेगा तो उसका सहयोगी कौन है? छोटा और गरीब किसान है उसका सहयोगी। ये शहर का जो है छोटा दुकानदार, छोटे जो फड़ खोंचे रेहड़ी वाले, ये उसके सहयोगी हैं। तो सहयोग कब करेगा? किसानों के आंदोलन में आप लोगों की तरफ से काफ़ी सहयोग रहा,
ये देखा है हमने। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरह किसानों ने अपने शानदार संघर्ष के बदौलत, है ना, मोदी सरकार को या कहें कि पूरी व्यवस्था को वो कानून कृषि बिल वापस लेने को मजबूर कर दिया। हम क्या आपसे या मजदूर वर्ग से, आपके संगठन से, या आप मजदूर वर्ग के बुद्धिजीवी हैं, हम कैसी ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं कि नज़दीकी भविष्य में मोदी सरकार इन श्रम संहिताओं को भी, जो इन्होंने नए लाए हैं, इनको भी वापस लेने को मजबूर होगी? देखिए, किसान आंदोलन में किसी नेता का ये आंदोलन नहीं था, किसानों के जो संगठन थे और किसानों के ऊपर जितना बड़ा हमला हो रहा था, जितने पिछले लंबे समय से किसान आत्महत्या करने को मजबूर किए जा रहे थे, जितनी जो है लागत बढ़ा दी गई थी, इन सारी चीज़ों का मिला-जुला गुस्सा जो है वहाँ पे पहुँच गया कि जब संगठन और ईमानदार नेतृत्व जो है उनके साथ खड़ा हो गया, तो किसानों ने पूरी तरीके से लड़ा। एक सरकार थी, सरकार के तर जो है गाँव में किसानों का अपना एक जो है सिस्टम जो है उन्होंने बना लिया, उस सिस्टम से आंदोलन ये साल भर हो गई। सब मतलब कितने दिन तक बैठेंगे? मेरा ये कहना है ये आंदोलन 10 साल भी चल सकता था। मज़दूरों में भी जो इस समय उद्वेलन हो रहा है, जो समस्याएँ आ रही हैं, गृह कानून, एलाइड निप्पन, प्री-कॉल, मारुति, ये तरह-तरह के जो उभार आ रहे हैं, या बंगलौर में जो मज़दूरों का एकदम बड़ा-सा उभार आया था 2016 में, नोएडा में जो आम हड़ताल के दौरान जो है 2 दिन नोएडा शहर में कर्फ्यू लगा रहा, तो हालत मज़दूरों की भी बहुत ख़राब है। ये आंदोलन जो है, हम लोग जो भी संगठन जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो एक चीज़ है। इसके अलावा मज़दूरों की तरफ से स्वतःस्फूर्त जो चीज़ें हो रही हैं, वो भी इसी चीज़ का एक हिस्सा है। मज़दूरों का ये आंदोलन, ये स्वतःस्फूर्त आगे बढ़ेगी। अगर कोई भी जो है संगठन या उसको ऑर्गेनाइज़ करने में सक्षम नहीं होगा, तो वो आगे बढ़ेगी और सरकार को जो है मजबूर करेगी। जैसे बंगलौर के मज़दूरों का जो पीएफ के खिलाफ आंदोलन था, वो तो स्वतःस्फूर्त आंदोलन टाइप का था। हालाँकि कुछ लोग पहले से प्रचार कर रहे थे, लेकिन स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, 2 दिन में ही केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा। वो एक नमूना था। या मन्नार में जो चाय बागान मज़दूरों का आंदोलन था, या मारुति प्रीकॉल ग्रेजानो के मज़दूरों का आंदोलन थे। ऐसा नहीं कि मज़दूरों के, जब हम आंदोलन की बात करते हैं कि मज़दूर आंदोलन पीछे गया है, तो मज़दूर जो है का जो संगठित आंदोलन है, जो उसके अपने वर्ग और वर्गीय सोच के तहत जो खड़ा हुआ आंदोलन है, उसकी कमी जो है खलती है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मज़दूरों के स्वतःस्फूर्त आंदोलन तो लगातार भी दमन होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, तो वो प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी और लगातार बढ़ भी रही है। किसान आंदोलन समापन की ओर है, आपकी कोई टिप्पणी? किसान आंदोलन समापन की ओर नहीं है, बॉर्डर खाली करने की ओर है कि एक पड़ाव जो है किसानों ने जीत लिया है। किसान जो है बॉर्डर खाली कर देंगे, और बॉर्डर खाली करने के अलावा देखो, ये तो 3 जो कानून थे, कृषि कानून, ये तो सरकार ने थोपे थे। लेकिन किसानों की हालत तो उससे भी खराब थी। 2017 में ये जो पुणे से लेके बॉम्बे तक जो मज़दूरों का जो पैदल मार्च हुआ, पैरों में छाले पड़ गए, वो इन कानून आने से पहले था। तो वो समस्याएँ किसानों की, चूहे चूहे खाए थे, पेशाब पिया था जंतर वो मंतर पे। वो वो मतलब एक आंदोलन था, तमिलनाडु के लोगों ने आगे किया। ये जो पुणे से लेके बम्बई तक जो मार्च हुआ, फिर दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई। अब किसानों की जो चेतना इस 1 साल में जो है बढ़ी है। जो मज़दूर किसान एकता का जो नारा 2017 में इस रूप में मौजूद नहीं था, आज एकदम जो है किसानों को समझ में आ गया मज़दूर किसान एकता का नारा। तो ये आंदोलन का एक पड़ाव खत्म हुआ है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा? किसानों का शोषण खत्म नहीं हुआ, उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ, तो आंदोलन खत्म कैसे हो जाएगा? किसानों के आंदोलन एक पड़ाव पे पहुँचा, और वहाँ से उसने ये ताकत अर्न की कि हम अपनी जो है व्यापक एकजुटता से कारपोरेट को जो है हरा सकते हैं, सरकार को हरा सकते हैं। और ये उसने करके दिखा दिया। अब ये नए जोश और नए उत्साह के साथ इसका अगला चैप्टर शुरू होगा। मजदूर संहिताओं में, श्रम संहिताओं में बदलने का जो प्रयास भारत सरकार कर रही है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता पूर्वी मोहन मैडम और जयपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता सुमित कुमार जी, इनसे बातचीत की। साथ में हमारे और भी कानूनी ज्ञाता लोग थे, और मजदूर वर्ग से काफ़ी जो है बुद्धिजीवी और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि आए हुए थे। इस सेमिनार में या इस गोष्ठी में हमने कुल मिलाकर ये चीज़ जानी है कि जो अब 4 श्रम संहिताएं हमारे ऊपर लादी गई हैं, आनन फानन में जो रातों रात जो है कानून बदल दिए गए हैं, वो मजदूर वर्ग के ऊपर एक बहुत ही गहरा हमला है, गहरा आघात है। और आने वाले समय में मजदूर वर्ग को इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मजदूर का ये मौलिक अधिकार होता है कि यदि उसकी मांगों को नहीं माना जा रहा है या उस पर दमनकारी नीतियों का लागू किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके या उसके खिलाफ अपनी हड़ताल को अंजाम दे सके। लेकिन इन संहिताओं के द्वारा
मजदूर की मौलिक अधिकारों को ही छीन लिया गया है। उसको विवश कर दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं कर सकता, नोटिस देने के बावजूद भी नहीं कर सकता। 60 दिन की एक अवधि बना दी गई है कि अगर आप 60 दिन पहले कोई नोटिस देंगे उसके बाद ही आप किसी प्रकार की कानूनी हड़ताल को कर पाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि 60 दिन का जो है हम अवकाश देते हैं या पीरियड देते हैं और उसके बाद कोई हड़ताल पे जाता है तो वो किस तरीके से संभव होगा। इन 60 दिनों यानी 2 महीनों में कोई भी नियोक्ता या कोई भी कंपनी अपना काम या तो दाएं बाएं शिफ्ट कर लेगी या अपना काम किसी दूसरे तरीके से चलवाने का प्रयोजन कर लेगी, तो हड़ताल का क्या मायने रह जाएंगे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और इसमें जोड़ दी गई हैं, जैसे कि पहले 100 वर्कर्स तक यूनियन बन सकती थी या यूनियन के लोगों को या वहाँ के कर्मचारियों को निकाल 2020 का सितंबर महीने में जैसे 20 सितंबर को 3 कृषि कानून लाया गया और 23 सितंबर को पार्लियामेंट में एक ही तरीके से 4 लेबर कोड को पारित किया गया, जो 28 सितंबर को प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के साथ लॉ के हिसाब से आया। ये 3 कृषि कानून जैसे एक हिसाब से किसान विरोधी नीति को, जो बड़े पूंजीपति है उसके स्वार्थ को देखते हुए लागू करने का योजना थी। ये 4 श्रम कोड एक हिसाब से जो पूंजीपति वर्ग है, मतलब मेरे ख्याल से 1947 के बाद मजदूर वर्ग के ऊपर सबसे बड़ा हमला के हिसाब से ये है। क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि एक तो जो ट्रेड यूनियन का अधिकार है उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला के स्थायी काम पर स्थायी रोजगार ख़त्म करना हो, स्ट्राइक का मौलिक अधिकार जो है उसको छीनने का मुद्दा हो, या छटनी हायर एंड फायर का नीति को लागू करना हो। 100 से लेकर 300 तक अभी कर दिया गया कि कोई भी फैक्ट्री में छटनी करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, काम का घंटा बढ़ाने का हो, और भी जो वर्किंग कंडीशन तमाम जो मुद्दा है उसमें कुल मिला के मजदूर वर्ग का अभी का जो हासिल किया हुआ अधिकार है संघर्षों से, उसको छीनने का प्रक्रिया है। तो ये ज़रूरत हमें महसूस हो रहा था कि कुल मिला के जो सचेत मजदूर है वो इसको समझे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाए। जैसे किसान का जीत भी आज के संदर्भ में एक उम्मीद पैदा किया। तो इस संदर्भ में यह चर्चा विचार से ही जो मारुति का अलग अलग यूनियन का फेडरेशन गुड़गांव में बना हुआ है, मारुति सुजुकी मजदूर संघ, जिसमें 6 फैक्ट्री अभी शामिल है, खास करके मारुति गुड़गांव प्लांट और मारुति मानेसर कार प्लांट है। तो उनके तरफ से ये पहल था कि मारुति का जो लीडरशिप का लोग है, इस 4 श्रम कोड में जो मजदूर विरोधी चीज़ है उसको समझा जाए और इसके खिलाफ संघर्ष का जो रूपरेखा है उसको तैयार किया जाए। उसके तहत आज मारुति सुजुकी मजदूर संघ के तरफ से ही एक दिवसीय कार्यशाला था, जिसमें पहले हाफ में खास करके इस कानून में मजदूर विरोधी क्या क्या चीज़ है उसके ऊपर चर्चा विचार किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जो अधिवक्ता है उर्वी मैडम, उन्होंने आए थे, जयपुर हाई कोर्ट से सुमित अधिवक्ता वो आए थे, बाकी साथी भी बात रखे। और उसके बाद एक इंटरैक्टिव सेशन चला, जो मजदूरों का सवाल भी था या जो सोच था उसको शेयर किया गया। मगर कुल मिला के हमें ज़रूरत महसूस हो रहा है कि इस तरीके का चर्चा विचार के साथ साथ एक संघर्ष का रूपरेखा बनाने का आज संघ प्रोग्राम के अंत में मारुति यूनियन की तरफ से भी और मारुति सुजुकी मजदूर संघ की तरफ से भी ये मैसेज दिया गया कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यही है, अभी गुड़गांव इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और उधर मजदूर आंदोलन का एक इतिहास रहा है। होंडा से लेकर मारुति तक लंबा लंबा समय के लिए तीखा आंदोलन हुआ है। इधर से श्रम कानून के खिलाफ अगर कोई प्रभावी आंदोलन शुरू होता है वो देश भर का मजदूर वर्ग के लिए एक ऊर्जा का कारण होगा। जो लड़ाई देश भर का मजदूर वर्ग का भी लड़ने का ज़रूरत है, तमाम कारणों से कोई भी रुकावट भी है उसको तोड़ के ये आंदोलन कैसे आगे बढ़े, ये चुनौती है। तो मेरा ख्याल से ये जो कार्यक्रम था उस प्रयास का ही एक कड़ी है। अभी देखते हैं आगे इस संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्या हम उम्मीद करें कि पिछले दिनों पूरी दुनिया ने किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा, कोई मजदूरों का आंदोलन भी इतना बड़ा नज़दीकी भविष्य में देखने को मिलेगा? अभी वही तो मुद्दा है, जैसे श्रम कोड जितना खतरनाक है, अभी मुश्किल है कि खास करके लास्ट 10-15 साल में इस अधिकार छीनने का एक सिलसिला जारी है और भारत का 90% से ऊपर ज़्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र का है या असंगठित मजदूर है, जिसके ऊपर ये लागू भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से संगठित हिस्सा छोटा है मजदूरों का। जैसे किसानों का भी जो संगठित तबका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी एक हिसाब से उतरा, उसका एक असर बना। तो मजदूरों के लिए कैसे संभव होगा एक सवाल है, मगर हमारा उम्मीद है आक्रमण जितना तीखा है, मजदूर अगर इसको समझे, एक वर्ग के हिसाब से एकजुट हो
और जो ये फासिस्ट और पूंजीवादी ताकत है उसका हम लोग के खिलाफ लड़ाई का प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में कोई तीखा संघर्ष मजदूर वर्ग की तरफ से हो। तो इस उम्मीद के साथ इस कोशिश में हम जुटे हुए हैं। अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होना है। मारुति सुजुकी फैक्ट्री में जिन मजदूरों ने आज ये कार्यक्रम किया, उसी फैक्ट्री में पिछले दिनों बड़े ज़बरदस्त घटनाक्रम रहा, आंदोलन रहा, सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा उनका दमन रहा। आज क्या हालात हैं? ये तो 2012 में खास करके ये जो दमन भी हुआ, उसके बाद तो एक बड़ा हिस्सा का वर्कर को निकाल दिया गया था, फिर जेल में चले गए एक हिस्सा, फिर यूनियन दोबारा संगठित भी हुआ। मगर उसके बाद क्या बोला जाए कि एक यूनियन या आंदोलन का सिलसिला जारी रहा, मगर एक बड़ा हिस्सा का वर्कर निकल जाने से उसके पहले आंदोलन का जो तीखा रूप था वो थोड़ा कमज़ोर भी पड़ा। तो अभी ये प्रक्रिया भी है, मतलब इस इलाके में बोला जा सकता है सबसे स्ट्रांग यूनियन उसमें से अभी मारुति यूनियन है। तो कोई एक पहल लेगा तो उसका एक असर भी है पूरा इलाके में, उम्मीद हम रखते हैं। तो हम जिस हिसाब से मारुति का मजदूर एक समय संघर्ष लड़ा, उस हिसाब से आज क्या रोल प्ले कर पाएगा, मतलब वो हमारे लिए भी एक क्या बोला जा सकता है, एक उम्मीद का भी जगह है कि ऐसा रोल ले, मगर उसमें कठिनाई भी है जिस हिसाब से आज का सिचुएशन बना हुआ है। तो उसमें मारुति यूनियन अगर उस तरह का कुछ रोल लेता है, उसका पुराना इतिहास को देखते हुए, संघर्ष को देखते हुए, सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं देश भर के लिए ही उसका एक महत्व है। स्पेशली कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था जो लेबर लॉज के अंदर जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, और सिंपली शब्दों में बताऊं, जिस तरह से किसानों के प्रति 3 काले कानून केंद्र सरकार के द्वारा थोपे गए थे, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से मज़दूरों के ऊपर भी इस तरह के लेबर लॉज थोपे जा रहे हैं, जो मज़दूर के जीवन को बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण व संघर्षपूर्ण बनाने के लिए ये काम करेंगे। तो अब मतलब क्या समझा जाए कि किसानों ने 1 साल का एक आंदोलन किया, दिल्ली को घेरे रखा, और उसके बाद अब मजदूरों ने तैयारी की है कि उनके खिलाफ जो बिल आए हैं उनको वापस लौटाने के लिए वो भी ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, किसान आंदोलन के अंदर जो सरकार ने इन कानूनों को लागू किया, बगैर किसानों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इन कानूनों को लागू कर दिया, जो कि किसानों की अगर राय लेके कोई भी चीज़ करते तो उसके ऊपर किसान अपने राय दे के जिस तरह की सुविधाएं उनको चाहिए होती वो इम्प्लीमेंट करवाते। बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से मज़दूरों के पक्ष को ना रखे हुए, जैसे कि ये कोरोना महामारी आई, इसका दोनों कानूनों के अंदर है केंद्र सरकार ने फ़ायदा उठाया है। कोरोना की आड़ में मज़दूरों के ऊपर भी ये काले कानून ही हम कहेंगे जो थोप दिए गए हैं, और इसी तरीके से किसानों के ऊपर भी थोप दिए गए। किसानों ने 1 साल का संघर्ष किया, सरकार को समझ में आया, लेकिन मज़दूरों का संघर्ष बिल्कुल डिफरेंट है। मज़दूर यदि पूरे हिंदुस्तान का 10 दिन भी इसको औद्योगिक क्षेत्र को बंद कर दे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था सरमरा जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार बगैर किसी आंदोलन की नौबत आए बगैर सरकार जागे, देश की केंद्र सरकार जागे, और उसे खुद को भी समझना चाहिए इस देश का मज़दूर उसी का मज़दूर है। जो केंद्र सरकार हिंदुस्तान की सरकार है, ये मज़दूर भी हिंदुस्तान का है, और उसकी रोजी रोटी को इतनी बुरी तरह पैरों की तरह ना कुचले। नहीं, आपकी बात में ये कई बार आ रहा है केंद्र सरकार या मोदी सरकार या किसानों के खिलाफ जो मोदी सरकार ने किया, तो क्या आप मतलब जब अपनी बात करें तो आपके हिसाब से क्या मोदी सरकार बुरी है और इससे पहले की जो सरकारें अच्छी थी? नहीं, सरकार का अच्छे बुरे का सवाल नहीं पैदा होता। सवाल ये होता है कि जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के अंदर आज मान लो हमारे ऊपर इस तरह के ये कानून जो मज़दूर विरोधी थोपे जा रहे हैं, और जो किसानों के ऊपर ये 3 काले कानून थोपे गए थे, तो आप ये बताइए कि हम कांग्रेस पार्टी को कैसे दोषी बता दें? यदि इस समय ये काले कानून कांग्रेस पार्टी के दौर में होते तो कांग्रेस पार्टी डेफिनेट दोषी होती, या कोई और पार्टी है वो दोषी होती। आज जिन लोगों ने जो इस कमेटी के मेंबर रहे नहीं, हैं, मेरा कहना सिर्फ इस कानून के मामले पे नहीं है। मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ तो मेरा संदर्भ ये है कि इसी गुड़गांव में होंडा के मजदूरों पर, होंडा फैक्ट्री के जो मजदूर थे उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज कराने वाली हुड्डा सरकार जो कांग्रेस की थी, जी, है ना? जी, और अब मजदूरों के खिलाफ जो ये भयानक जो
श्रम संहिताओं को सारी 40 कानूनों को लगभग ख़त्म करके श्रम संहिताओं में उनको समेट दिया, मजदूरों के अधिकारों को कटौती की जा रही है, छीने जा रहे हैं उनके संघर्षों से हासिल हकों को। तो मैं ये पूछ रहा था क्या कोई आप फ़र्क देखते हैं कांग्रेस में, नहीं नहीं भाजपा नहीं, में या ऐसा किसी अन्य नहीं, सरकारों बिल्कुल में? बिल्कुल फ़र्क नहीं है। दोनों सरकारें, यदि आप जायज़ क्वेश्चन आपका, उस समय होंडा का इतना बड़ा प्रकरण को अंजाम दिया गया था, बुरी तरह मज़दूरों को लाठियों से पीटा गया था, पूरे मीडिया के सामने पीटा गया था। हम तो कहते हैं कांग्रेस सरकार मोदी सरकार से भी ज़्यादा क्रूर थी और मोदी सरकार कांग्रेस सरकार से भी ज़्यादा क्रूर है। तो मज़दूरों के शोषण में, किसानों के शोषण में इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपके यूनियन की तरफ से, संघ की तरफ से बार-बार ये बात मीडिया में आई, आपने बहुत सारा आर्थिक योगदान और अन्य तरीकों का मतलब वहाँ पहुँच के किसानों के आंदोलन को समर्थन करना, उसमें आर्थिक योगदान करना और कंधे से कंधे मिलाने का एक प्रयास करना, ये सब आपने किया। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप कोई आंदोलन करेंगे, कोई मज़दूरों का आंदोलन खड़ा होगा, तो किसान आपके साथ खड़े होंगे? डेफ़िनेट खड़े होंगे, क्योंकि मैं बता दूँ, हमने तो पहले उनका साथ लेने के बाद एक छोटा-सा सहयोग उनका किया है। जब 4 जून 2011 को मानेसर कार प्लांट में स्ट्राइक हुई थी यूनियन बनाने के लिए और अस्थायी मज़दूरों को स्थायी करने के लिए, उनको उनका मेहनताना दिलाने के लिए, तो उस समय हम लोगों का यूनियन ना होते हुए भी हम लोगों ने 13 दिन की स्ट्राइक की, उसके बाद दोबारा फिर स्ट्राइक की, 3 दफ़ा ऐसा मौका आया। तो उस समय हमारा इन किसानों ने, मज़दूरों ने पूर्ण सहयोग किया था। तो उसके बाद आज यदि परमात्मा की दया से हम हमारे किसी किसान साथी का, मज़दूर साथी का सहयोग करने लायक बने हैं, तो हम डेफ़िनेट सहयोग करेंगे। और मैं ये भी बता दूँ कि किसान आंदोलन के लिए अभी 51,000 रुपए की राशि मज़दूर संघ ने दी थी। इससे पहले हम लोगों ने खाने की व्यवस्था भी बॉर्डरों पे करवाई थी। और उससे अलावा भी मैं बता दूँ कि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि देश के सिर्फ़ सरकार को हम दोष देते रहें, और यदि कोई ऐसी स्थिति आए देश के अंदर जो विपदा की स्थिति है, जहाँ देश को सहयोग चाहिए और सरकार को भी सहयोग चाहिए, तो वहाँ भी हमने किया है। कोविड के दौर के अंदर जब पूरा लॉकडाउन था, देश बंद था। वो सब ठीक है। एक ये सवाल कि आपकी फैक्ट्री में और पिछले दिनों लंबे समय से कई बड़ी-बड़ी घटनाएँ, आंदोलन, मज़दूरों का उभार, मज़दूरों का गुस्सा, कई भिन्न-भिन्न रूपों में छलका और उसका भी बड़े पैमाने पर बर्बर तरीके से सरकार द्वारा उसका दमन किया गया। अभी आपके साथी जियालाल जी की हम बात सुनते हैं, अन्य साथियों की बात सुनते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज फैक्ट्री में क्या हालात हैं? देखिए, हमारे ऊपर पुराने समय में जिन समय का आपने ज़िक्र किया, बहुत दमन शोषण किया गया है और मानेसर कार प्लांट का मज़दूर 546 स्थायी साथी हमारे बाहर चले गए और अस्थायी साथी 2000 के आसपास बाहर चले गए। उसके बावजूद हमारा मज़दूर संगठित है। हाँ, फैक्ट्री के अंदर अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, पहले जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही हैं। हमारा मज़दूर संगठित है और हम लोग अपने अधिकारों के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अधिकार हासिल करने में हम लोग कामयाब हैं। हमारे 2 साथियों को हमने खो दिया, आप जियालाल का ज़िक्र कर रहे हैं। हमने पहले पवन दहिया हमारे साथी को खोया था, जिनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई। उसके बाद हमने हमारे साथी जियालाल को खो दिया। तो हमें हमारे मज़दूरों का पूर्ण सहयोग मिला और हमने पैसा एकत्रित करके उनके परिवार का जो भरसक संभव प्रयास था, वो करके उनके परिवार का आर्थिक सहयोग भी हमने बेहतर ढंग से किया है। जब आपने कहा कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो हम क्या समझें? परिस्थितियाँ सकारात्मक तौर पे फैक्ट्री के अंदर बदल रही हैं या नकारात्मक तौर पे बदल रही हैं? नहीं, आज की यदि हम लेबर लॉज़ को एक बार हम साइड में रख देते हैं, ये नए हमारे ऊपर थोपे गए हैं, इनको साइड में रख देते हैं, तो कंपनी के अंदर परिस्थितियाँ सकारात्मक हो रही हैं। आपने कहा कि जो सरकारें मज़दूरों पे हमला कर रही हैं, अगर उनको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, तो फैक्ट्री के अंदर आपने पिछले दिनों तमाम आंदोलन करके बहुत सारे अधिकार हासिल किए और अपनी कार्य परिस्थितियों में, जीवन परिस्थितियों में कई सारे सकारात्मक बदलाव हासिल किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मज़दूर समाचार से बात थैंक यू बहुत-बहुत।